जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, इनकम टैक्स के सबसे महत्वपूर्ण और इनकम टैक्स के सबसे बड़े चैप्टर की शुरुआत इसी क्लास से होगी। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले भैया इस चैप्टर में आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जितना नियम मैं बताऊं उन नियमों को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। हमारे भरोसे नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि हम नोट्स स्टूडेंट को कभी कभी देने में असमर्थ रहते हैं। क्योंकि आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। चैप्टर बड़ा है, सब्र बनाना पड़ेगा। तो आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है हिंदी में वेतन शीर्षक से आय, या वेतन से आय लिख लेंगे या वेतन शीर्षक से आय लिख लेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। अंग्रेजी में लिखिएगा इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज। आपको जानकारी होना चाहिए, मैंने टोटल इनकम नाम लिया था जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था। तो टोटल इनकम नाम लिया था मैंने। पहला बताया था इनकम फ्रॉम सैलरी, हिंदी में वेतन शीर्षक से आय। दूसरा मैंने बताया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। तीसरा मैंने बताया था इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशे से आय। चौथा मैंने बताया था कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। पांचवा अन्य साधनों से आय। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहले वेतन से आय, आय का प्रथम शीर्षक है। इनकम का जो पहला हेडिंग है, पहला हेड जो है इनकम फ्रॉम सैलरी है। कोई व्यक्ति 5 जगह से पैसा कमाता है, मैंने बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी की बात होगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, दूसरा पॉइंट, इनकम टैक्स की दृष्टि से मजदूरी एवं वेतन में कोई अंतर नहीं होता है। बाकी मजदूरी में वेतन होता है, मजदूरी और वेतन में तो अंतर होता ही है, लेकिन इनकम टैक्स के परिप्रेक्ष्य में मजदूरी और वेतन में कोई अंतर नहीं होता। मजदूरी वहाँ दी जाती है जहाँ श्रम को प्रधानता दी जाती है, वेतन वहाँ दिया जाता है जहाँ दिमाग को प्रधानता दी जाती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। मजदूरी वहाँ दी जाती है जहाँ श्रम, जहाँ मेहनत वाला ज़्यादा काम होता है। वेतन वहाँ दिया जाता है जहाँ पर दिमागी से कोई पढ़ाई करता है, कोई पढ़ाता है, वहाँ वेतन दिया जाता है। कोई कहीं नौकरी करता है, वहाँ वेतन दिया जाता है। आपको बताना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले वेतन से आशय लिखना पड़ेगा। अपनी कॉपी में एक एक टॉपिक लिखना पड़ेगा। वीडियो चाहे जितनी देर की हो, अगर अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो देखना पड़ेगा। वेतन से आय, वेतन से आशय,
ये आना चाहिए। जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वेतन से आशय में आपको लिखना है नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवा के पहले जो उनकी सेवा के बदले जो पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है उसे वेतन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नियोक्ता का मतलब क्या होता है? नियोक्ता का मतलब होता है मालिक। नियोक्ता का मतलब क्या होता है? मालिक। अपने कर्मचारियों को क्या करता है? कर्मचारियों की सेवा के बदले जो पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति किसी कॉलेज में नौकरी करता है, पढ़ाता है, तो पढ़ाना सेवा है। मालिक जिसने नौकरी दी है, जैसे सरकारी होगा तो सरकार, प्राइवेट हो तो प्राइवेट का प्रबंधक, अपने कर्मचारियों को जो भुगतान करेगा उनकी सेवा देने के बदले, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा वेतन। नियोक्ता द्वारा यानी कि मालिक द्वारा अपने कर्मचारियों को उन कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवा के बदले में जिस राशि का भुगतान किया जाएगा उसे वेतन कहेंगे। एकदम साफ साफ लिख रहा है, आसान भाषा में लिखा है। किसी कंपनी में नौकरी करता है कोई व्यक्ति तो उसको वेतन दिया जाता है क्योंकि उसकी सेवा ली जाती है। चाहे वेतन दिया जाए, चाहे क्या दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को, कर्मचारी जो सेवा देंगे उसके बदले जिस राशि का भुगतान किया जाएगा उसे वेतन के नाम से जाना जाएगा, उसे सैलरी के नाम से जाना जाएगा। मैंने बता दिया पहले, वेतन और मजदूरी में कोई अंतर नहीं है। याद रखिएगा, इतना समझ में आ गया होगा। और आपको जानकारी होनी चाहिए, वेतन के लिए नियोक्ता और मालिक का संबंध होना जरूरी है। किसका? नियोक्ता और मालिक का होना जरूरी है। जैसे कोई सांसद वेतन पाता है तो उसे वेतन शीर्षक में नहीं रखते हैं, क्योंकि सांसद का कोई मालिक नहीं है, सांसद जनप्रतिनिधि होता है। विधायक कोई वेतन पाता है तो उसको भी वेतन शीर्षक में नहीं रखेंगे, उसको अन्य साधनों में रखेंगे। वो बात आएगी, देखी जाएगी, लेकिन वेतन का मतलब समझो। नियोक्ता और मालिक का संबंध होना बहुत ज़रूरी है। बिना नियोक्ता और मालिक के संबंध नहीं है तो वेतन नहीं कहा जाएगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। ध्यान दीजिएगा, वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें जो आपको हेडिंग डालना है। आपको ध्यान देना है, किताब नहीं छूनी है अभी, जब सवाल आएगी तब किताब छूने का काम करेंगे। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आप लिखिए हेडिंग वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात होगी वेतन। हेडिंग दिया है वेतन। इसका मतलब क्या है भैया? चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे निजी कर्मचारी हो,
यानी कि चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे उच्च पद पर हो, चाहे निम्न पद पर हो, और चाहे, ठीक है, मजदूरी पाता हो, सबको वेतन में शामिल किया जाएगा। चाहे जिस कैटेगरी का होगा, वेतन किसे बोला जाएगा, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे 2,000 रुपया पाता हो, अगर उसको महीनवारी वेतन मिलता है, मजदूरी मिलती है, तो वेतन व मजदूरी उसको बोला जाएगा। चाहे उच्च पद हो, चाहे निम्न पद हो, वो अलग बात है। उच्च पद वाला ज़्यादा पैसा पाएगा, निम्न पद वाला कम पैसा पाएगा, वो अपने स्थान की बात है, लेकिन वेतन कहा जाएगा। बी आपको लिखना है नियोक्ता। दूसरा लिखना है वेतन वाले में नियोक्ता। नियोक्ता में आपको ध्यान देना है, नियोक्ता में क्या लिखना है, नियोक्ता कोई व्यक्ति हो सकता है। नियोक्ता का मतलब मालिक। भाई हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ ज़रूरत हो तो मैं किसी को रख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई व्यक्ति मालिक हो सकता है। कौन? कोई व्यक्ति मालिक हो सकता है, कोई कंपनी मालिक हो सकती है, कोई संस्था मालिक हो सकती है, कोई फर्म मालिक हो सकती है, कोई सरकार हो सकती है। मालिक कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई, ठीक है। आपको तीसरे पॉइंट पर ध्यान देना है, एक से अधिक नियोक्ता। एक से अधिक नियोक्ता का मतलब क्या होता है? कोई कर्मचारी, ध्यान दीजिएगा, कोई कर्मचारी कई जगह नौकरी करते हैं। मनीषा जी नमस्कार, ध्यान दीजिएगा, कोई कर्मचारी कई जगह नौकरी करते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर मानूं, आप मानिए कहीं पर अलग किए नौकरी, कहीं पर अलग किए, मतलब कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहता है एक कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ता के यहाँ एक ही समय में पार्ट टाइम जॉब करता है, परंतु सभी से प्राप्त वेतन, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति एक से अधिक पर नौकरी करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, तो सबका प्लस कर लिया जाएगा, तब उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। याद रखिएगा, एक क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना। चौथा नंबर कहता है वेतन की प्राप्ति। वेतन की प्राप्ति, वेतन की प्राप्ति में कह रहा है अग्रिम अगर कोई वेतन प्राप्त करता है, एडवांस कोई वेतन प्राप्त करता है, कोई बकाया वेतन प्राप्त करता है, कोई चालू वेतन प्राप्त करता है, सबको वेतन शीर्षक में शामिल किया जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी में सबको शामिल किया जाएगा, याद रखिएगा, ये सब मेन पॉइंट हैं। उसके बाद कहा गया है अर्जित होने का स्थान। पांचवा नंबर, वेतन अर्जित होने का स्थान। वेतन कहाँ पर अर्जित होता है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कहाँ होता है इससे कोई मतलब नहीं होगा। जैसे भारत में सेवारत है तो भारत में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर भारत के बाहर जाता है तो भारत के बाहर उसको मिलेगा, इसको याद रखना। छठा नंबर, मालिक एवं नियोक्ता का संबंध। वेतन शीर्षक में उन्हीं इनकम को शामिल किया जाएगा जहां पर मालिक और नियोक्ता का संबंध हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हम किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमें किसी कॉलेज वालों ने
रखा है अपने यहाँ, कोई बात नहीं है, अभी दिख जाएगा। हम किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो वो हमारा मालिक है, वो हमारा बॉस है, मैं उसका नौकर हूँ। आपकी संस्था है तो आपके यहाँ कोई नौकरी करता है तो आप उसके बॉस होंगे, आप उसके मालिक होंगे। नियोक्ता और मालिक का संबंध होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई विधायक होता है, कोई सांसद होता है, कोई एमपी होता है, कोई एमएलए होता है, तो उसको भी वेतन मिलता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, अभी आपको आगे मिलेगा भी। अगर कोई एमपी एमएलए को वेतन मिलता है तो हमारा नौकर नहीं है, वो हमारा जनप्रतिनिधि है। ठीक है, हमारा जनप्रतिनिधि। ध्यान दीजिएगा, नियोक्ता और मालिक का संबंध जनप्रतिनिधि के साथ नहीं होता। जनप्रतिनिधि मतलब सांसद और विधायक, यहाँ पर याद रखिएगा। उसका जो वेतन होता है, वेतन शीर्षक में नहीं कर योग्य होगा। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो वो जो प्रैक्टिस करता है प्राइवेट, उसके लिए जो उसको वेतन वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, उसे वेतन में नहीं शामिल करेंगे। वेतन में वही शामिल होगा अगर कोई डॉक्टर है, किसी अस्पताल में नौकरी करे, नौकरी के बदले उसे वेतन मिले, तो वहाँ पर मालिक और नियोक्ता का अगर संबंध होगा तो उसे वेतन में शामिल किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति इंजीनियर है, किसी कंपनी में नौकरी करे, तो उसको वेतन में शामिल करेंगे, वेतन मिलेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, हम हैं कोचिंग पढ़ाते हैं, तो हमें फीस मिलती है, वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। हम किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं तो उसे वेतन में शामिल किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आपको अगला ध्यान देना है। अमित जी गुड इवनिंग। 7वां नंबर आपको ध्यान देना है, कहता है संसद सदस्य का वेतन। संसद सदन को जो वेतन मिलता है, वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी, ध्यान दीजिएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में कर योग्य नहीं होगा। मैंने पहले बता दिया, मालिक और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं होता है। 8वां नंबर आपको बताना चाहते हैं, दिया है साझेदार का वेतन। देखो, साझेदार का वेतन का मतलब क्या होता है। जब आप साझेदारी चैप्टर कभी पढ़े होंगे तो उसमें निर्णय लिया जाता है कि साझेदारों को भी कुछ सैलरी दिया जाए। इसको भी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं शामिल किया जाता है, इसको याद रखिएगा, इसको सैलरी में नहीं शामिल किया जाता है, इसको व्यापार एवं पेशे में शामिल किया जाता है। ठीक है, और साझेदार को वेतन सैलरी में नहीं शामिल किया जाएगा, सैलरी में नहीं शामिल किया जाएगा संसद सदस्य का वेतन, क्योंकि मालिक और कर्मचारी का यहाँ पर संबंध नहीं है। उसके बाद 9वां करमुक्त वेतन। करमुक्त वेतन किसे कहते हैं? कहा गया है कर्मचारी के वेतन पर देय आयकर नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है ऐसी दशा में। ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जैसे बहुत सारे लोग कंपनियों में नौकरी करते हैं, वो सोचते होंगे कि हमको तो टैक्स नहीं चुकाना पड़ रहा है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी, ये सैलरी देना है कंपनी को, एक कंपनी है, ये आईटी डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर दो, टीडीएस काट लो। टीडीएस का मतलब जहाँ से पैसा पैदा हो वहीं पर टैक्स को काट लिया जाए। ध्यान दीजिएगा। आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक निर्देश होता है कि जितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं उनकी सैलरी कब देना है, टीडीएस, टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, टैक्स काटने के बाद देना है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, कंपनी जो सैलरी बांटती है
टैक्स काटने के बाद ही बांटती है, इसीलिए कर मुक्त वेतन बोला गया है। दोबारा उस कर्मचारी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अर्थात आप जान लीजिए, एक ही इनकम पर, एक ही आय पर 2 बार टैक्स देने की प्रथा नहीं है। इसको जानकारी होनी चाहिए। 10वां नंबर कहा गया है वेतन को स्वेच्छा से त्यागना। वेतन को स्वेच्छा से त्यागना। आपको जानकारी होनी चाहिए, जो वेतन है, ठीक है, जो वेतन है, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कह देता है मैं वेतन नहीं लूँगा, मैं अपना वेतन छोड़ रहा हूँ, लेकिन तब भी उस वेतन पर टैक्स लगेगा, उस सैलरी पर टैक्स लगेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। वेतन कब लेना? कभी कभी होता है वेतन कम लेना। वेतन कम लेने का मतलब बहुत सारे कर्मचारी कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में तय कर लेते हैं वेतन कम लेते हैं, तो आपको ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसी दशा में भी याद रखिएगा, ना लिया गया वेतन अथवा वेतन में कमी वेतन नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान दीजिए, कोई वेतन छोड़ दे, अपने त्याग दे, और सरकार के, केंद्र सरकार के यहाँ उसे अंशदान कर दिया जाए तो उसको छूट दे दी जाती है, उस पर टैक्स नहीं लिया जाता। आपको ध्यान देना है। अगला है 12 अवकाश ग्रहण की प्राप्तियां। कहा गया है अवकाश ग्रहण करने पर ग्रेच्युटी, पेंशन की एकमुश्त, अर्जित अवकाश वेतन, अप्रमाणित प्रमाणित सभी वेतन माना जाएगा। और ग्रेच्युटी मिलती है कर्मचारियों को पेंशन मिलती है कर्मचारियों को। जैसे कभी कभी होता है साल भर में कुछ छुट्टी होती है, बहुत सारे लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, छुट्टी को सेल कर देते हैं, बाद में उसको वेतन मान लिया जाता है, तो इसको भी वेतन माना जाएगा, ठीक है। अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे आप, ठीक है। आपको जानकारी होनी चाहिए 13 नंबर, अगर किसी को ग्रेच्युटी मिल रही है, किसी को पेंशन मिल रही है, तो वेतन नहीं माना जाए, वेतन माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला, नियोक्ता द्वारा की गई कटौती। नियोक्ता का मतलब मालिक। नियोक्ता द्वारा की गई कटौती। बहुत सारे नियोक्ता ऐसे होते हैं जो कटौती कर देते हैं, जो डिस्काउंट कर देते हैं। क्या कहा गया है? नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन में से अनिवार्य रूप से कटौती वेतन का प्रयोग मानी जाती है। जैसे प्रोविडेंट फंड, मतलब कंपनी के, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो पीएफ आप सुनते होंगे, पीएफ कटता है, तो कुछ भाग पीएफ में अपना डालती हैं, कुछ कर्मचारियों के वेतन से काट कर डाल देती हैं। तो आपको याद देना है, इसको वेतन में जोड़ लिया जाएगा। पीएफ अगर कट गया है, पीएफ कटने के बाद वेतन दिया है, तो पीएफ में वेतन में पीएफ को जोड़ दिया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप अपनी कॉपी में ध्यान देकर लिख लेंगे। और आपको हम आगे बताने चाहते हैं कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ें। वेतन की परिभाषा आपको जानकारी होनी चाहिए। वेतन की किसी भी प्रकार की कोई स्पष्ट परिभाषा तो दी नहीं गई है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझना है। जैसे वेतन में क्या क्या शामिल किया जाता है। वेतन में शामिल होने वाली आय, वेतन में शामिल होने वाली इनकम, ठीक है। आपको ध्यान देना है वेतन में क्या क्या शामिल किया जाता है। वेतन में मजदूरी शामिल किया जाता है, वेतन में ग्रेच्युटी भी शामिल किया जाता है, और वेतन में कोई फीस के बाद
अनुलाभ, कमीशन, भत्ता, ठीक है, अग्रिम वेतन, अग्रिम वेतन के बाद मकान, उसके बाद ऋण, ऋण मतलब ब्याज वगैरह जो ऋण पर बनता है। चौथा नंबर लिख लीजिएगा आप, अवकाश ना लेने के बदले, अवकाश ना लेने के बदले अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट नहीं लेता है, प्राप्त राशि, बहुत सारे लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, उसके बदले सरकार उनको पैसा देती है। इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपके काम की होगी। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आपको बताने जा रहे हैं क्या? आपको बताने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में। पहले चैप्टर का नाम एक बार फिर लिख लीजिए, इनकम फ्रॉम सैलरीज में वेतन शीर्षक से आय में आपको बताने जा रहे हैं भत्ता। ध्यान दीजिएगा, भत्ता, भत्ते को इंग्लिश में अलाउंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाउंस कहते हैं, अलाउंसेस कहते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए भत्ता किसे कहते हैं। देखो भाई, भत्ता तो आपको बताना चाहते हैं नियोक्ता द्वारा, नियोक्ता का मतलब मालिक, मालिक द्वारा अपने कर्मचारियों को, मालिक द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त जो मौद्रिक भुगतान किया जाता है उसे भत्ता कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे कहीं पर नौकरी कोई व्यक्ति करता है तो उसको वेतन तो दिया ही जाता है, सैलरी तो दी ही जाती है, लेकिन उसके बदले में उसके अतिरिक्त भी कुछ ना कुछ मौद्रिक भुगतान किया जाता है। जैसे रहने के लिए भत्ता दे दिया जाएगा, मकान किराया भत्ता, कर्मचारी को पैसा ले लो, जाओ अपना किराए पर लेकर रहो। वर्दी के लिए दे दिया जाता है, ठीक है, शिक्षा के लिए दे दिया जाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले लिख लो भत्ता से आशय, एकदम साफ साफ, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों या कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त जो मौद्रिक भुगतान किया जाता है उसे भत्ता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नियोक्ता का मतलब मालिक होता है, वेतन तो देता ही है। जैसे कहीं पर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वेतन तो मिलेगा ही, वेतन के अतिरिक्त जो मौद्रिक भुगतान किया जाएगा, मुद्रा में जो भुगतान किया जाएगा उसे भत्ता कहते हैं। आपको ध्यान देना है, भत्ते 3 प्रकार के होते हैं। भत्ता समझ में आया?
नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त, जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है तो उसको क्या दिया जाता है, उसको वेतन तो दिया ही जाता है, जाहिर सी बात है वेतन तो दिया ही जाएगा। जैसे मालिक दे दे कि पैसा दे दे भैया जाओ अपना कमरा लेकर रहो किराए पर, कमरा खुद कंपनी देती है, कमरा खुद मालिक देता है तो अनुलाभ कहलाता है, परक्यूसाइड्स कहलाता है। कमरा दे दे, अगर उसी के स्थान पे पैसा दे दिया जाए तो भत्ता कहलाएगा। आपको ध्यान देना है, आपको काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे आपको बताने जा रहे हैं। भत्ते 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखना है, पहला क्या लिखना है, पहला आपको लिखना चाहिए कर योग्य भत्ते। ठीक है, पूर्णतः कर योग्य भत्ते। पूर्णतः कर योग्य भत्ते का मतलब क्या होता है, जो भत्ता मिलेगा उस पर पूरे पर टैक्स लगेगा, उसे पूर्णतः कर योग्य भत्ता कहा जाएगा। दूसरा होता है आंशिक कर मुक्त भत्ते। सब हमको याद है, याद रखिएगा। तीसरा पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। भत्ता मतलब अलाउंस, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त जो नकद धनराशि दी जाती है उसे भत्ता कहते हैं, उसको अलाउंस कहते हैं। याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी मत भूलिएगा। जैसे हम कहीं पर नौकरी करने जाएं, आप कहीं पर नौकरी करने जाएं, आप अपनी बात करिएगा, हम अपनी बात करेंगे। आप खुद नौकरी करने जाएंगे, सरकारी हो या प्राइवेट, आपको वेतन तो दिया जाएगा, लेकिन वेतन के लिए आने जाने के लिए दे दिया जाए यातायात भत्ता। ध्यान दीजिएगा, अगर गाड़ी दे दी जाए, कार दे दी जाए आने जाने के लिए तो सुविधा कहलाएगी, अंग्रेजी में परक्यूसाइड्स कहलाएगा। अगर पैसा दे दिया जाए तो भत्ता कहलाएगा। मकान दे दिया जाए तो सुविधा कहलाएगा, परक्यूसाइड कहलाएगा। अगर मकान के स्थान पर पैसा दे दिया जाए मालिक की तरफ से, लो पैसा जाओ अपना किराए पर रहना, उसे भत्ता कहते हैं। मतलब नोट मिलेगी, कैश मिलेगा तो भत्ता कहा जाएगा, और सुविधा मिलेगी तो परक्यूसाइड कहा जाएगा। सुविधा की बात आगे होगी। ये सारी चीज़ें तैयार होंगी तभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, इसको याद रखिएगा। आपको बताना चाहते हैं पूर्णतः कर योग्य मतलब जितना मिलेगा, 100 रुपया मिले, 200 मिले, 400 मिले, 1000 मिले। तिवारी जी गुड इवनिंग। जो मिलेगा वो पूरा कर योग्य होगा। आंशिक कर मुक्त मतलब जितना मिलेगा उसमें से कुछ पर, ठीक है, उसमें कुछ पर टैक्स लगेगा और कुछ पर नहीं लगेगा। आंशिक कर योग्य भी कह सकते हैं, आंशिक कर मुक्त भी कह सकते हैं। पूर्णतः कर मुक्त भत्ता किसे कहते हैं? ऐसे भत्ते जिस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। इन सब की जानकारी जब तक स्टूडेंट को नहीं रहेगी तो सवाल सॉल्व करते समय बस की बात नहीं रहेगी कि सवाल सॉल्व हो। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, भत्ता से संबंधित आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने क्या लिखा है, भत्ते 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णतः कर योग्य भत्ते, आंशिक कर मुक्त। आंशिक कर मुक्त का मतलब कुछ पर टैक्स लगेगा और कुछ पर टैक्स नहीं लगेगा। पूर्णतः कर मुक्त भत्ते पूरे पर टैक्स नहीं लगेगा। तो एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं, आप अपनी कॉपी में इसको लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। सबसे पहले बात किसकी होगी? पूर्णतः कर योग्य भत्ते, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस इंग्लिश में बोलते हैं। पूर्णतः कर योग्य भत्ते में सबसे पहले आपको लिखना है महंगाई भत्ता। जैसे आपको ध्यान देना है, महंगाई भत्ते को इंग्लिश में कहते हैं
डियरनेस अलाउंस। आप देखते होंगे भाई महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही है तो कर्मचारियों का खर्च भी बढ़ता हुआ चला जाता है, तो इसके लिए सरकार द्वारा, कंपनियों द्वारा महंगाई को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता दिया जाता है। महंगाई भत्ता किसी भी कर्मचारी को अगर मिलता है तो वह क्या बोला जाता है, वह पूरा का पूरा कर योग्य होता है। याद रखिएगा, पूरा का पूरा कर योग्य होता है। दूसरा आपको अपनी कॉपी में ही लिखना है, नगर क्षतिपूरक भत्ता। इंग्लिश में भी लिखना है क्योंकि सवाल जब सॉल्व होगी तो इंग्लिश में भी सवाल होगी, ठीक है, इंग्लिश में सवाल होगी। आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, नगर क्षतिपूरक भत्ता। नगर क्षतिपूरक भत्ता इंग्लिश में कहते हैं CCA, सिटी कंपनसेशन अलाउंस। क्या कहते हैं, CCA। जैसे किन्हीं किन्हीं कर्मचारियों की बड़े नगरों में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति देहात में काम कर रहा है तो उसको काफ़ी चीज़ें सस्ते मिल जाती हैं, कमरा सस्ता मिल जाएगा, आने जाने का भी मिल जाएगा, आस पड़ोस में मिल जाएगा। अगर उसका ट्रांसफ़र मुंबई कर दिया जाए, उसका ट्रांसफ़र दिल्ली कर दिया जाए तो आने जाने का खर्च लगता है, वहाँ रहने का खर्च लगता है। तो सरकार की ओर से, कंपनी की ओर से, संस्था की ओर से, ठीक है, उसे CCA दिया जाता है, सिटी कंपनसेशन अलाउंस दिया जाता है। याद रखिएगा, नगर क्षतिपूरक भत्ता दिया जाता है, वो भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, पूरा का पूरा कर योग्य होता है। सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी तभी आप चैप्टर को पूरा पढ़ पाएंगे। याद रखना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे आने लगेगा। आगे कहा गया है टिफ़िन भत्ता। टिफ़िन भत्ता, टिफ़िन भत्ते का मतलब यहाँ जैसे भोजन के लिए अलाउंस मिलता है सरकार की ओर से, किसी कंपनी की ओर से, टिफ़िन भत्ते को भी क्या रखा जाएगा, टिफ़िन भत्ते को भी पूरा का पूरा कर योग्य के श्रेणी में रखा जाएगा। जितना भी मिलेगा पूरा का पूरा कर योग्य हो जाएगा। टिफ़िन मतलब नाश्ते के लिए, भोजन के लिए। चौथा नंबर आपको ध्यान देना है। चौथा नंबर कहता है नौकर भत्ता। नौकर भत्ता, ध्यान दीजिएगा, टिफ़िन को टिफ़िन ही बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलेंगे, इसको लिविंग बोलेंगे। टिफ़िन भत्ता, नौकर भत्ता, सर्वेंट अलाउंस। जैसे कहीं कहीं पर होता है कि नौकर अपना रख लो, अपना सहायक रख लो, तो उसका भी जो भत्ता कर्मचारी को मिलता है वो भी पूरा का पूरा कर योग्य होता है। सबको वेतन में जोड़ा जाएगा। जब क्वेश्चन मिलेगा आपको किसी भी कर्मचारी को कितना वेतन दिया गया, तो वेतन में सब चीज़ें जोड़ ली जाएंगी बिना किसी दिक्कत से। आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद दिया गया है प्रैक्टिस ना करने का भत्ता। प्रैक्टिस ना करने का भत्ता। प्रैक्टिस ना करने का मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए, जितने भी सरकारी होते हैं, सरकारी टीचर होते हैं, एक तरह से मान लीजिए जितने भी सरकारी नौकरी में चिकित्सक होते हैं, ये नियम ज़्यादातर किसके ऊपर लागू होता है, चिकित्सक का मतलब डॉक्टर के ऊपर। उनको सरकार द्वारा मना है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, लेकिन कौन मानता है ना, माने ना माने वो बात अलग है। सरकार उसके लिए व्यवस्था की है कि आप प्रैक्टिस मत कीजिए, आपको अलग से जो प्रैक्टिस करने में आप पाएंगे कुछ ना कुछ सरकार भरपाई करती है, देती है, ताकि अगर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो भी सरकारी प्रैक्टिस करेंगे उस पर पूरा का पूरा इनका ध्यान जाएगा और अच्छे से काम करेंगे। लेकिन कहाँ कौन मानता है। 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिए। अब देखो इसको इतना मिटा देते हैं, 5 के बाद छठा लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, छठा लिखते हैं।
मतलब कि सबको वेतन में जोड़ लिया जाएगा। छठा लिखना है चिकित्सा भत्ता, अंग्रेजी में कहते हैं मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस मतलब किसी भी कर्मचारी को चाहे जितना भत्ता मिले, चिकित्सा वाला पूरा का पूरा कर योग्य होता है दवाई वाई कराने के लिए, ठीक है। भत्ता जो होता है पूरा का पूरा कर योग्य होता है। पर्वतीय भत्ता, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे कर्मचारियों की ड्यूटी लग जाती है, जिसे पर्वतीय भत्ता दिया जाता है। ये भी पूरा का पूरा क्या होता है, कर योग्य की श्रेणी में रखा जाता है, पूरा का पूरा टैक्सेबल की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद आप देखो बहुत सारे लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में ड्यूटी लग जाती है। 8वां नंबर हम आपको बताना चाहते हैं वार्डन भत्ता तथा प्रॉक्टर भत्ता। वार्डन भत्ता तथा प्रॉक्टर भत्ता, ध्यान दीजिएगा। ये भत्ते कहाँ दिए जाते हैं, शिक्षण संस्थाओं में। जैसे आप बीकॉम पढ़ रहे होंगे, एमकॉम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ प्रॉक्टर होते हैं, वार्डन होते हैं, जो विद्यालय के अनुशासन को देखने का काम करते हैं। क्या है, कोई अध्यापक विद्यालय का प्रॉक्टर होता है। प्रॉक्टर का मतलब अनुशासन देखा जाता है। वार्डन क्या होता है, और जो छात्रावास की देखरेख करते हैं उसे वार्डन बोला जाता है, ठीक है। और जो किन्हीं किन्हीं अध्यापक को प्रॉक्टर बना दिया जाता है, प्रॉक्टर के लिए अलग से जो भत्ता दिया जाता है उसे प्रॉक्टर भत्ते के नाम से जाना जाता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए जो भत्ता, किसी भी महाविद्यालय में प्रॉक्टर आप देखते होंगे, कॉलेज में प्रॉक्टर आप देखते होंगे, प्रॉक्टर की सिग्नेचर भी होती है। तो जो भत्ता दिया जाता है प्रॉक्टर भत्ते का नाम दिया जाता है। 9वां नंबर कहता है कि प्रतिनियुक्ति भत्ता। प्रतिनियुक्ति भत्ता, आप देखते होंगे कई सरकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको 2-3 कर्मचारियों के बराबर काम दे दिया जाता है कि मतलब कि अपनी सेवा तो आप करेंगे ही, अपनी सेवा तो आप करेंगे ही, लेकिन जो आपको अलग से सेवा करनी रहेगी, अलग विभाग की, अलग संस्था की, तो उसके लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है। ये भी पूरा का पूरा कर योग्य होता है। ये सारी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला लिखना है ओवर टाइम भत्ता। ध्यान दीजिएगा 10वां नंबर, 10वें नंबर में कहा है ओवर टाइम भत्ता। ओवर टाइम जो काम करते हैं उनको आपको जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादा मजदूरी दी जाती है, ज़्यादा समय दिया जाता है, सामान्य घंटा में जो दिया जाएगा उसका दुगना तिगुना दिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे भत्ते हैं, जैसे दिया गया है विवाह भत्ता, परियोजना भत्ता, ग्रामीण भत्ता। विवाह भत्ता हो, लिख लीजिएगा विवाह भत्ता, परियोजना भत्ता और ग्रामीण भत्ता एक आपके कौन से आते हैं, पूर्णतः कर योग्य में आते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको दूसरे नंबर पर मैंने लिखाया था आंशिक कर योग्य भत्ते ना, ये आंशिक वाला सबसे बाद में बताएंगे, और आपको सबसे पहले बता देते हैं पूर्णतः करमुक्त भत्ता। ध्यान दीजिएगा, पूर्णतः का मतलब जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स ही नहीं लगता है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा पूर्णतः कर योग्य। तीसरा भले है लेकिन दूसरे नंबर पे पहले बता रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं, उसको लिख लीजिए आप। पूर्णतः करमुक्त भत्ते, ऐसे भत्ते जो पूर्ण रूप से करमुक्त हैं, पूर्ण रूप से टैक्स फ्री हैं, उसे पूर्णतः करमुक्त भत्ता कहते हैं। पहला कहा जाता है विदेशी
भत्ता। फॉरेन अलाउंस, जो विदेशी भत्ता दिया जाता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा का पूरा कर मुक्त है। याद रखिएगा, पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा कर मुक्त होता है विदेशी भत्ता। उसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए, HC मतलब हाई कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो भत्ता दिया जाता है सत्कार भत्ता। किसको? सत्कार, न्यायाधीश को जो सत्कार भत्ता दिया जाएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को, उसे पूर्णतः कर मुक्त रखा गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ से, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ता। होटल, बोर्डिंग एवं आवास के लिए प्रतिदिन भत्ता। जो होटल में, कहीं कहीं पर होटल, बोर्डिंग, प्रतिदिन आवास भत्ता, ये सब क्या है? कर मुक्त, मतलब इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इतना आप सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं आंशिक कर योग्य भत्ते। यही मेन पॉइंट है। जो कर मुक्त है वो तो लिखा ही नहीं जाएगा, उसको तो उसका अमाउंट उससे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए जो कर योग्य है वो पूरा लिखा जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण, आपको ज़्यादातर जिसमें कुछ झंझटें भी होंगी, कुछ दिक्कतें भी होंगी, लेकिन अगर मेहनत करेंगे, हमारी बातों को मानेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आंशिक कर योग्य भत्ता। चाहे आंशिक कर योग्य बोलो, चाहे आंशिक कर मुक्त भत्ता, दोनों में से आप कोई एक बोल सकते हो। बोलने से संबंधित कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, आंशिक कर योग्य भत्ता में सबसे पहले क्या मिलता है? सबसे पहले आपको मिलेगा मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। ठीक है, उपाध्याय जी वंदना, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस किसे कहते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने सभी स्टूडेंट को बताया, समझाया और अच्छे से बताया। मैंने सभी स्टूडेंट को बताया है, ठीक है, कि ध्यान दीजिएगा, मकान किराया भत्ता मैंने आपको बताया। जैसे कहीं पर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, कहीं पर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, तो उसको कंपनी की ओर से या सरकार की ओर से, सरकार में भी नौकरी करते हैं, कंपनी में भी नौकरी करते हैं, किसी संस्था में नौकरी करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना चाहते हैं कि मालिक की ओर से अगर कमरा मिल जाए तो सुविधा होती है। मालिक की ओर से अगर पैसा मिल जाए कमरा लेने के, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या मैंने बताया, मकान किराया भत्ता में पैसा मिलता है। तो बड़ा सटीक उत्तर, बड़ा सटीक टॉपिक है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पेपर में बहुत आता है,
निम्न में से, और जो सवालें लगेंगी बिना इसके अधिकतर सवालें नहीं लग पाएंगी, जो कम हो करमुक्त। निम्न में से जो कम होंगी उसे करमुक्त कहेंगे। लिखा जाएगा हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। सूत्र लिख लीजिए, सवाल लगाएंगे तो सूत्र फिर समझाएंगे, केवल लिख लीजिए हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। अथवा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, आपको ध्यान देना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी अथवा 40%, 50% ऑफ सैलरी। निम्न में से जो कम होता है वह करमुक्त होता है, याद रखिएगा। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, निम्न में से जो कम होगा करमुक्त होगा। लिखिए बस हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड अथवा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अथवा 40% अथवा 50%। 40% का नियम वहाँ लगेगा जहाँ पर दिल्ली मुंबई 50% का नियम वहाँ लगेगा दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में। 50% वाला क्या नियम कहाँ लगेगा? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई, 4 महानगरों में लगेगा ये नियम। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में ये कौन सा नियम लगेगा? 40% और 50% वाला नियम। ठीक है, अब तीनों में से जो कम आएगा, अभी क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट होगा। लिखा जाएगा टैक्सेबल HRA हाउस रेंट अलाउंस। लिखना पड़ेगा रिसीव्ड HRA माइनस एग्जेम्प्ट HRA। रिसीव HRA में से एग्जेम्प्ट HRA माइनस कर देते हैं। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, पेपर देने जाने से पहले लिख लीजिएगा कि आपके पेपर में ये चीज़ ज़रूर आएगा। गारंटी देता हूँ, दावा करता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान देना है, आंशिक कर योग्य भत्ते में, आंशिक कर योग्य भत्ते में, करमुक्त कर योग्य में मनोरंजन भत्ता, अंग्रेजी में बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। मनोरंजन भत्ता, इसके लिए नियम है, यह भत्ता नियोक्ता द्वारा अपने ग्राहकों को, जैसे कहीं पर आप नौकरी करेंगे, कोई व्यक्ति नौकरी करेगा, वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं, तो उनके आदर व्यवहार के लिए मनोरंजन भत्ता दिया जाता है कर्मचारी को। ठीक है, यदि ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा क्या होता है? कर योग्य होता है। सरकारी कर्मचारी होगा तो छूट मिलेगी, गैर सरकारी कर्मचारी होगा तो छूट नहीं मिलेगी। इसके लिए सरकारी कर्मचारी होगा मनोरंजन भत्ते के लिए तो छूट मिलेगी, सरकारी कर्मचारी नहीं होगा तो छूट नहीं मिलेगी। तो नियम लिख लीजिए, सरकारी कर्मचारी को छूट, गैर सरकारी को छूट
नहीं मिलेगी। इसको याद रखिएगा हमारी बात को। सब चीज़ें एकदम महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगला है कर्तव्य व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते। इसको बोला जाता है कर्तव्य पालन के लिए विशेष भत्ते। कर्तव्य पालन के लिए विशेष भत्ता का मतलब क्या होता है? यह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिए गए हैं। विशेष भत्ते में जो केवल कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होते हैं, दूसरे वे जो व्यक्तिगत व्ययों को, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए कोई व्यक्ति, एक होता है व्यक्तिगत व्ययों के लिए, हम कहीं नौकरी करते हैं, हम अपने घर से, आप अपने घर से कार्यालय, कार्यालय से घर आएंगे, तो आपके व्यक्तिगत आने जाने के लिए कंपनी द्वारा, सरकार द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है। तो वो क्या होता है, जितना सरकार देगी और जितना आपने खर्च किया, जैसे कंपनी देगी, सरकार देगी, कोई संस्था देगी, जितना देगी उतने में से जितना खर्चा किया, बाकी जो बचेगा टैक्सेबल होगा। ये होता है व्यक्तिगत। एक होता है कि कंपनी खुद भेजती है बाहर, आइए जाइए, यहाँ मोटरसाइकिल का या कार दी गई है तो कार ऊपर खर्चा है, आने जाने के लिए किराया भाड़ा दे दिया जाता है, तो उसके लिए जो भत्ते दिए जाते हैं, जितना मिलेगा, मान लीजिए 100 रुपया मिला, खर्चा किया 90, 10 बचा तो 10 पे टैक्स लगेगा, 90 पे नहीं लगेगा। ठीक है। चौथा आपको लिखना है, इसी के अंतर देखो कर्तव्य पालन के अंतर्गत क्या क्या आता है। कर्तव्य पालन के लिए जैसे यात्रा भत्ता, दूसरा दैनिक भत्ता, तीसरा सवारी भत्ता, चौथा मालिक की ओर से मिलेगा सहायक, रख लो सहायक भत्ता। जितना मिलेगा, मान लीजिए 1000 मिला, 800 खर्चा हुआ, 200 पर टैक्स लगेगा, चाहे जो भत्ता मिले इनमें से। सहायक भत्ता, जो लोग जो महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, विद्योपार्जन भत्ता मिलता है। विद्या पढ़ के आइए, किताब कापी खरीदिए। उसके बाद वर्दी भत्ता, ये सब क्या है, जितना पाएंगे। शोध भत्ता भी इसी के अंतर्गत आता है, जितना मिला उसमें से जितना आपने खर्च किया उतना घटा दो, उसके बाद जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। याद रखना है, कर्तव्य पालन के अंतर्गत इतना आएगा। आपको और मेन मैं बता देता हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आपको कोई समस्या भी ना हो, आपको बहुत ज़्यादा मिलने भी चाहिए, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, शिक्षा भत्ता, ये भी मिलेगा सब, ये तो मिलेगा ही, मिलेगा सब पूरा, कुछ छोड़ने की बात नहीं होगी यहाँ पर। जो नंबरिक हो नंबरिक डालेना। शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस, 100 रुपया प्रति बच्चा। अधिकतम 2 बच्चे। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को शिक्षा भत्ता मिले चाहे जितना, उसमें से 100 रुपया एक बच्चे का कर मुक्त होगा। अधिकतम कितने बच्चों को छूट मिलेगी? 2 बच्चों को छूट मिलेगी। 3 बच्चे हैं तो 2 ही को मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 5वां, छात्रावास भत्ता। छात्रावास मतलब हॉस्टल अलाउंस, 300 रुपया प्रति बच्चा। ठीक है, 300 रुपया प्रति बच्चा। अधिकतम
2 बच्चे के लिए आपको छूट मिलेगी। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं यातायात भत्ता मिलेगा। यातायात भत्ते के अंतर्गत क्या होगा? यातायात भत्ते के अंतर्गत, ठीक है, आने जाने के लिए 3200 रुपया प्रति माह कर मुक्त होगा। ये सब याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा याद कर लोगे, जब सवाल हम समझाएंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। 7वां, भूमिगत भत्ता, जो ज़मीन के अंदर हिल कर काम करते हैं। भूमिगत भत्ता जो मिलेगा 800 रुपया पर मंथ कर मुक्त रहेगा। ठीक है, तो इतना आप अपनी कॉपी में तैयार कर लीजिएगा। ये भत्ता हो गया। आगे हम क्या करेंगे समझ रहे हैं? आगे जब हम शुरुआत करेंगे तो एक नियम और बता करके सीधा सवाल पर आएंगे। ठीक है, एक नियम और बता करके सीधा सवाल पर आएंगे और सवालें अच्छे से लगाएंगे। 2, 4, 10 सवाल, जितने भी सवालें हैं हम लाइन से पूरा का पूरा बताने का कार्य करेंगे।